हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। क्या हो गया इस बेचारे स्टॉक को? सबसे बड़ा सवाल तो यही उतर कर आ रहा है। और खास बात मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा इसके इन्वेस्टर्स परेशान हैं, हद से ज्यादा। मुझे लगता है पर्सनली अगर शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा किसी पर्टिकुलर स्टॉक के इन्वेस्टर्स परेशान नहीं, जो डूब गए वो तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो नहीं डूबे हैं, जो खड़े हुए हैं, बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा रुलाए हुए हैं अपने इन्वेस्टर्स को खून के आंसू, तो उन स्टॉक्स में से टाटा मोटर्स का नाम आता है सबसे ज्यादा। मुझे अगर किसी स्टॉक्स पर क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टाटा मोटर्स से रिलेटेड आते हैं। और मैं बाहर भी जाता हूं कहीं तो टाटा मोटर्स के ऊपर ज्यादातर लोग बात करते हैं कि भैया टाटा मोटर्स का क्या होगा, क्या बढ़ पाएगा, क्या इन्वेस्ट कर दें, क्या अभी मल्टीबैगर बन जाएगा, क्या फिर से 1100-1200 पहुंच जाएगा 2-4 महीने में। बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं, तो सारी चीजों का मैं आंसर इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूं। पर्सनली आपको क्या करना है, आपको वीडियो में बस एंड तक बने रहना है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। आपको अपने सारे सवालों के जवाब टाटा मोटर्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है उन्हें क्या करना चाहिए और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के लास्ट तक। पक्का आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर इसमें आप लास्ट तक बने रहे तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो 676 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम जस्ट पीछे 11 दिन जाते हैं, क्योंकि आज 22 जून है और 11 जून की तारीख को देखेंगे तो 742 के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा था। इसका मतलब है कि 742 से आज 676.2 पर खड़ा है, मतलब 9% की गिरावट ऑलरेडी कर चुका है इन 11 दिनों में, जिसमें से 2 सैटरडे संडे पड़े होंगे, 2 सैटरडे संडे मिला के 4 दिन तो ऐसे निकल गए। मतलब सिर्फ 7 दिनों के अंदर इसने ये 9% से ज्यादा की गिरावट दिखा दी है। खास चीज ये, अब क्यों दिखाई है ये गिरावट, इतनी सडन गिरावट? ऑलरेडी देखिए गिरावट तो बहुत ज्यादा थी ना इस स्टॉक में, क्योंकि 1179 का इसका हाई है। इसके बाद से गिरावट तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा गिरा हुआ स्टॉक था, लेकिन अभी ये सडन गिरावट का क्या रीजन है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए मैं इसके बाद ही बताऊंगा कि सडन गिरावट का रीजन क्या है और ये सारी चीजें कब तक सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगी, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है या फिर नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, टाटा मोटर्स से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। अब क्या क्या चीजें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास सिनेरियो तो होना चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए कि इस वीडियो में किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर बात होने वाली टाटा मोटर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहला टॉपिक है कि क्यों गिर रहा है ये स्टॉक। ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और ज्यादातर लोग ये जानना भी चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता और जिन्हें पता है वो भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि भाई क्यों गिर रहा है ये स्टॉक। दूसरी चीज हम जानेंगे कि कब तक गिरेगा टाटा मोटर्स का ये जो स्टॉक है, ये कब तक गिरेगा। खास चीज तो ये भी ना कि क्यों गिर रहा है, चलिए जान भी लिया तो क्या उसको आप रोक लेंगे, पर कब तक गिरेगा अगर ये जान लिया तो बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनते हुए नजर आएगी। तो इस बारे में जानेंगे कि ये स्टॉक कब तक गिरेगा। थर्ड चीज हम लोग जानेंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, बाई सेल या फिर होल्ड। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है अभी आप तो सेल कर सकते हैं तो होल्ड, लेकिन जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो बाय कर सकते हैं। तो बाई सेल होल्ड यानी कि इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। नेक्स्ट चीज के बारे में हम जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल जानेंगे कि कहां इस स्टॉक का सपोर्ट है और कहां इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस चीज के अलावा इसके अगर जानकारी के बिना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखिए, क्योंकि मेजॉरिटी आप देखेंगे तो सपोर्ट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ये सब चीजें नहीं देखता। वो कहता है कि अरे इतना ऊपर था, इतना नीचे आके चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस से उन्हें खास मतलब होता नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो हम जानेंगे इसमें लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या निकल कर आ रहा है और शॉर्ट टर्म व्यू हमारा क्या निकल कर आ रहा है, कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनको क्या व्यू रखना चाहिए और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उन्हें क्या व्यू रखना चाहिए अपना, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और लास्ट चीज हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बस इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करना है और सारा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा हमारा ओवर इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए फटाफट से पहली चीज स्टार्ट करते हैं कि क्यों गिर रहा है ये स्टॉक। ठीक है, गिरने के एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अब ये स्टॉक कोई बहुत चुनिंदा पिक्स, बहुत अल्टीमेटली मतलब बहुत खतरनाक स्टॉक नहीं बचा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जितना खतरनाक स्टॉक ये 1 से 2 साल पहले हुआ करता था। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, अभी तक तो आप अभी जस्ट मैं कहूंगा कि 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया होगा, मैंने कहा होगा टाटा मोटर्स तो अच्छा स्टॉक है, ऑब्वियसली अभी भी अच्छा स्टॉक है, पर अब इसमें वो स्पार्क नहीं है करंट सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि इस समय जो गिरावट हो रही है उसके बहुत सारे रीजन है, सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर रीजन होता उसे सॉर्ट आउट करना कंपनी के हाथ में होता है। लेकिन जब बहुत सारे रीजन आ जाते हैं ना तो कंपनी भी बहुत सारे रीजन को हैंडल नहीं कर सकती है, और बहुत सारे रीजन तो ऐसे होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट और ओनर्स के हाथ में ही नहीं होते।
तो चलिए फटाफट से उन रीजंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि यूएस ने यूके के ऊपर 25% का टैरिफ इंपोज कर दिया। अब यूके के ऊपर टैरिफ इंपोज किया तो उससे टाटा मोटर्स क्या, वो तो इंडियन कंपनी है ना, लेकिन जो इनका जेएलआर सेगमेंट है वो ये इंपोर्ट करते हैं। जेएलआर की गाड़ियां यानी कि जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां इंपोर्ट होती है कहां से, यूके से। यूके मैन्युफैक्चरिंग चलती है और यूके से जब यूएसए में इंपोर्ट होके जाएंगी तो आप यकीन मानिए 25% का इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा उन्हें। अब इससे सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि प्राइसिंग बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। डिमांड ऑलरेडी घटते हुए नजर आ रही है जेएलआर की, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन पहला रीजन यही है कि 25% का यूके के ऊपर यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो जेएलआर सेगमेंट है ना, इसका जो एबिट मार्जिन है ये भी एक्सपेक्टेड है कि फॉल करेगा, नीचे गिरेगा। करीबन इस साल 8.5 का होने वाला, 10% के आसपास, फिर 8.5 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर लगभग 5 से 7% के आसपास रहने वाला है। तो एबिट घटने वाला, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी घटेगा। आगे चल के उनकी मैं और भी आपको चीजें बताऊंगा कि जो उन्होंने कही है, बहुत सारी चीजें कही है, लेकिन अभी सडन, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड के बारे में सोचते हैं, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उन्होंने अपनी निगेटिविटी बता दी हुई है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और वही हो रहा है लगातार इन्वेस्टर्स में, इसने सेलिंग प्रेशर बनाकर रखा हुआ है स्टॉक में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो जेएलआर का जो कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो है, वो भी ऑलमोस्ट ईयर 2026 में जीरो होने वाला है। तो इसलिए फ्री कैश फ्लो भी इसको नहीं मिलने वाला है, इस स्टॉक को। मतलब इस स्टॉक का मतलब है कि जेएलआर सेगमेंट को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से स्टॉक में भी काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जेएलआर सेगमेंट है, जैगवार लैंड रोवर का सेगमेंट है, इसका जो मेजॉरिटी मतलब बहुत बड़ा रेवेन्यू चाइना से आता था। और चाइना में इस समय डिमांड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से ईवी में कन्वर्जन कर रहा है, ईवी में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और जेएलआर का, ऑल्दो मैं कहूंगा कि जेएलआर सेगमेंट में भी गाड़ियां आ रही हैं, जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ रही हैं, पर अभी उन पर कैसा रिएक्शन आएगा, कैसा डिमांड आएगी, इस बारे में कह नहीं सकते फिलहाल। लेकिन जेएलआर की डिमांड घटते हुए नजर आ रही चाइना में, जिसका सीधा सा इंपैक्ट पड़ रहा है टाटा मोटर्स के ऊपर, क्योंकि टाटा मोटर्स के ही अंदर जेएलआर सेगमेंट आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब चल रही हैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, इसके पहले वॉर चल रहा था यूक्रेन और रसिया का, इसके पहले बांग्लादेश में प्रॉब्लम्स चल रही थी। देखिए तमाम जगह पूरी जियोपॉलिटिकल की इस समय हालत बहुत ज्यादा खराब है। मतलब ओवरऑल अगर आप ग्लोबल वर्ल्ड भागर देखेंगे तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। और जो टाटा मोटर्स का जो जेएलआर सेगमेंट है, पर्सनली जेएलआर सेगमेंट की बात कर रहा हूं मेनली, तो वो तो पूरे ऑल ओवर ग्लोबल वर्ल्ड में सप्लाई करता है। तो इस वजह से, और मेजर जो इनका स्टेक है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है 67 to 70% के आसपास, वो जेएलआर सेगमेंट के द्वारा ही होता है। तो इस वजह से जेएलआर पर जब सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है तो सीधे सीधे टाटा मोटर्स पर इंपैक्ट पड़ता है, और साफ साफ आपको इसके स्टॉक प्राइस से नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो डोमेस्टिक सेल्स है इसकी, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियां डोमेस्टिक लेवल पर जो बिकती हैं, उसकी सेल्स में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। हम सब डिस्कस करते चले आ रहे हैं लगातार, रेगुलर बेसिस पर मैं आपको ऑलमोस्ट हर 6-7 दिन के अंदर आपको वीडियो बनाकर टाटा मोटर्स के बारे में बताता हूं, चीजों को बताता हूं, अवगत कराता हूं, आपको जानकारी देता हूं। तो उसमें बताता हूं आपसे कि सेल्स इनकी लगातार इंडिया के अंदर घटते हुए नजर आ रही हैं, और इनका मार्केट शेयर भी 13% से नीचे पहुंच चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया के अंदर। तो ये एक इसकी काफी ज्यादा माइनस और निगेटिव पॉइंट कह सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट चीज क्या है कि जो सबसे ज्यादा जो चीज मुझे फैसिनेट करती थी टाटा मोटर्स की, करती है इनफैक्ट अभी भी करती है, कि टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो ईवी में सबसे ज्यादा है अपने इंडिया के अंदर। लेकिन ईवी में भी इस टाइम पर कंपटीशन लगातार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत भयंकर, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता हुआ नजर आ रहा है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एमजी की गाड़ियां और महिंद्रा लगातार टाटा मोटर्स को कंपटीशन देता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो हम सबने खबर सुनी ली है कि टेस्ला भी मार्केट में एंट्री करने वाला है, और टेस्ला भी ईवी गाड़ियां बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, जिसमें मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था टाटा का। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती थी इस स्टॉक की, जो मुझे लगता था पर्सनली कि इसे मल्टीबैगर बनने में मदद करेगी, उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में कंपटीशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, और बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, और वो भी डोमेस्टिक लेवल के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है जिसको हर इंसान ग्रैब करना चाहता है। और क्योंकि अब इंडिया शिफ्ट कर रहा है, और बहुत रैपिडली शिफ्ट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, 10 से 15 सालों के बाद आपको ईवी गाड़ियों के अलावा शायद कोई गाड़ियां दिखेंगी ही नहीं। तो 10 से 15 सालों में जो ये शिफ्ट हो रहा है, जो कन्वर्जन हो रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% के आसपास ईवी गाड़ियां ओवरऑल मार्केट शेयर कवर करती हैं। तो इसका मतलब है कि अभी एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर बचा हुआ है शिफ्ट करने के लिए। इसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा बड़े प्लेयर्स भी आ रहे हैं, और सारे जितने प्लेयर्स हैं वो ईवी में शिफ्ट हो रहे हैं, और बहुत तेजी से ईवी की ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीधा इंपैक्ट टाटा मोटर्स के ऊपर पड़ने वाला
है इसका, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो मेन प्लस पॉइंट था, पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था, वो यही था कि ईवी में सबसे ज्यादा इनके पास मार्केट शेयर था, और जब इंडिया ईवी में पूरी तरीके से कन्वर्जन करेगा तो टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इनफैक्ट अभी भी हो सकता है, लेकिन अब मार्केट में और कंपटीशन भी है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर हम लोग बात करें तो ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इसे, जब से इन्होंने जेएलआर सेगमेंट के बारे में अपने जो बताया था एनुअल एजीएम में, जो एनुअल जनरल मीटिंग की थी इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया अपने जेएलआर के बारे में सब कुछ किया, बेट भैया कम होने वाला है, कैश फ्लो कम हो जाएगा, सारी चीजें बताई। तो उसके बाद से ब्रोकरेज फर्म्स ने भी रिड्यूस रेटिंग कर दी, सेलिंग रेटिंग दे दी, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने टारगेट प्राइस को घटा दिया। बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने ऐसा किया है, जिसकी वजह से भी लगातार आपको मार्केट में टाटा मोटर्स के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी आप लास्ट डे देखेंगे कि पूरी मार्केट इतना अच्छा भागी, 1.3% से मार्केट भागती है, लेकिन ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आधा % से भागता है। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स अब मार्केट के साथ भी सपोर्ट नहीं दे पा रहे, कि मार्केट भाग रहा है तब भी टाटा मोटर्स नहीं भाग पा रहा बेचारा। तो जब मार्केट गिरेगा तब आप सोचिए कि टाटा मोटर्स का हाल क्या होगा। ये सोचने वाली सिर्फ बात है ये, और सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है, कोई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात की बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रहे थे कि ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके टारगेट्स रिड्यूस कर दिए हैं, उसकी वजह से भी सेलिंग प्रेशर बना है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आकर खड़ा हो चुका है। कौन कौन से ब्रोकरेज फर्म्स से बता देते हैं, तो बहुत सारे नोमुरा वगैरह भी हैं, लेकिन जो मेन है जिन्होंने रिड्यूस कर दिया है, टारगेट प्राइस दिया है, तो मैं उनको बता देता हूं आपको। ठीक है, न्यूट्रल रेटिंग बहुत सारे लोगों ने दी है, ये मैं बता रहा हूं आपको पहले से ही। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट प्राइस कर दिया था 690 का। ठीक, 690 ऑलरेडी अचीव कर चुका, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बताया था करंट प्राइस 676.2, ठीक है, 76.2 है। तो इसका मतलब है कि मोतीलाल ओसवाल के तो टारगेट प्राइस से ऑलरेडी ये स्टॉक नीचे आकर खड़ा हो चुका है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करें तो कोटक सिक्योरिटीज की बात करें, सेल रेटिंग दे दी, कोटक सिक्योरिटीज ने सेल रेटिंग दी और टारगेट प्राइस रखा है 600 का। सबसे कम अगर किसी ने टारगेट प्राइस दिया है टाटा मोटर्स को तो वो कोटक सिक्योरिटीज ने दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें गोल्डमैन सैक्स की, तो गोल्डमैन सैक्स ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को हालांकि कम कर दिया है। 690 पहले इनका टारगेट प्राइस हुआ करता था, अब 660 कर दिया है और लगभग 660 को अचीव करने वाला है। गोल्डमैन सैक्स के भी टारगेट प्राइस को अचीव करने वाला है, बस कोटक सिक्योरिटीज के शायद टारगेट प्राइस को अचीव ना करे, क्योंकि 600 काफी ज्यादा नीचे यार, बहुत नीचे नजर आता है अभी करंट प्राइस को देखते हुए भी। इसका मतलब है कि उनके हिसाब से अभी बहुत बड़ा फॉल आना बाकी है टाटा मोटर्स में। क्या वो आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये स्टॉक गिर क्यों रहा है या लगातार इतना क्यों गिरा हुआ है। ये सारे रीजंस की वजह से गिरा हुआ है। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, यूएस का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीजें उनके कंट्रोल में इनमें से नहीं है। अब ब्रोकर फर्म्स के टारगेट्स भी उनके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक, तो वो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। कंपनी अपना मैनेजमेंट और अपना कामकाज सुधारने की कोशिश कर रही है और लगातार वही करने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने बताया था कि आपको इन फ्यूचर हमारे एबिट सब कुछ अच्छी चीजें होती हुई नजर आएंगी, सब कुछ सुधरते हुए नजर आएगा। लगभग 15% के आसपास ले जाने की उम्मीद है आगे इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो प्रॉब्लम्स रहने वाली है, ये कंपनी ने बताया। और शॉर्ट टर्म में आप इसीलिए लगातार सेलिंग प्रेशर देख पा रहे हैं और कंपनी में स्टॉक प्राइस पे फर्क पड़ रहा है और स्टॉक प्राइस नीचे लगातार आता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था कि कब तक गिरेगा टाटा मोटर्स का स्टॉक, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सबसे बड़ी जानकारी की चीज है। ठीक, कब तक गिरेगा? देखिए, यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया। ठीक है, यूएस ने टैरिफ इंपोज कर दिया 25% का। अब जब तक ये टैरिफ कम नहीं होता तब तक तो गिरना चाहिए। अब अगर न्यूज निकल कर आ जाए अचानक कि भैया ट्रंप जी मान गए, क्योंकि लगातार यूके डील करने की कोशिश कर रहा है खैर यूएस से, तो अगर 25% से 10% घटाकर कर देते हैं तो इससे आप समझिए कि एक पॉजिटिव न्यूज आएगी और इसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर 2 से 3% की उछाल, 2 से 3% की उड़ान एक ही दिन में भर देगा। और क्योंकि न्यूज पर तो रिएक्ट करेगा ही ना, तो जब तक आप ये टैरिफ का इंपोज जो है 25% से घटकर 10% या कम नहीं होता एटलीस्ट, तब तक अभी ये स्टॉक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देख पाएगा मे बी। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब चल रही, बहुत ज्यादा खराब चल रही, तो इस वजह से जहां जहां देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मतलब प्रॉब्लम चल रही, वॉर चल रहा है, वहां तो गाड़ियां लोग नहीं लेंगे ना, कि लोग कहेंगे कि चलो ठीक है गोला बारूद गिर रहे हैं हमारे ऊपर, रॉकेट्स गिर रहे हैं, देश एक दूसरे लड़े जा, लेकिन चलो हम कार ले लेते हैं, जगुआर की कार खरीद लेते हैं। ऐसा तो नहीं होने वाला, नॉर्मल सी बात है। तो इस वजह से भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सही होगी तो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मार्केट में हरियाली आपको नजर आएगी। तो स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स भी थोड़ा थोड़ा करके भागना स्टार्ट कर देगा या आगे बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें कि इंडिया जो मार्केट शेयर है, जो ईवी कन्वर्जन है, बहुत फास्ट नहीं होगा, बहुत फास्ट नहीं होगा। मतलब फास्ट अगर होगा तो टाटा मोटर्स को फायदा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर स्लो करके बढ़ेगा, मतलब ईवी कन्वर्जन तो होना, ये नॉर्मल सी बात है, पेट्रोल डीजल गाड़ियां धीरे धीरे हटेंगी और पूरी गाड़ियां ईवी पर शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर बहुत फास्ट होगी, कि अभी तो मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है ना टाटा मोटर्स के पास, अगर कल के कल ये खबर आ जाए कि भैया अब सिर्फ ईवी गाड़ियां ही चलेंगी, तो सारे लोग ईवी गाड़ियां लेंगे जाके, जो भी कार चलाते हैं अपनी गाड़ियां वो जमा करके अब कहेंगे लाओ ईवी गाड़ी ले ले। तो अभी लगभग 40% के आसपास मार्केट शेयर होल्ड करता है, 40% गाड़ियां कौन बेच लेगा? टाटा मोटर्स। लेकिन अगर वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में ये सिर्फ कन्वर्जन हुआ
तो आपको पता है कि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट शेयर लगातार टाटा मोटर्स से घटता रहेगा ईवी सेगमेंट में भी। और जब फाइनली कन्वर्जन होगा कंप्लीट, तो टाटा मोटर्स का उसमें बहुत बड़ा शेयर नहीं रहेगा। तो जितना लेट होगा ये कन्वर्जन, उतना ज्यादा टाटा मोटर्स को नुकसान होने वाला है कंपटीशन की वजह से। ऑल्दो अगर ये कंपटीशन को फेस कर लेते हैं, बहुत अच्छी उनसे कंपटीटर से बेहतर गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, बेहतर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के साथ, तो हो सकता है कि आगे चल के इन्हें फायदा हो सके। ठीक है, तो तब तक गिरता रहेगा, अभी फिलहाल गिरने के ही चांसेस थे। ठीक, बाकी चाइना में डिमांड जब जब इनकी घटती है, तब तब 2023 में भी स्टॉक गिरा था, इसके बाद फिर भागा, खैर वो अलग बात है। तो जब जब चाइना में इनकी डिमांड घटती है, तब तब ये स्टॉक गिरता है, क्योंकि जो मेजर रेवेन्यू जैगवार लैंड रोवर का आता है वो चाइना से आता था, और चाइना में डिमांड घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चाइना पूरी तरीके से कन्वर्जन कर रहा है, पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है ईवी व्हीकल्स पर। ठीक है, साफ सुथरी सी बात है। तो जब तक ये चीजें सही नहीं होंगी या सही होते हुए नजर नहीं आएंगी, तब तक आपको फिलहाल तो ये स्टॉक गिरने वाला गिरते हुए नजर आएगा। और सबसे खास चीज पता है क्या, कि जब तक इनकी डोमेस्टिक सेल्स नहीं बढ़ती, क्योंकि इनकी जो डोमेस्टिक नंबर्स हैं वो मेजॉरिटी टाटा के जो नंबर्स हैं वो नेक्सॉन और पंच के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी इनकी गाड़ियों में बहुत बड़ा स्कोप मुझे पर्सनली डोमेस्टिक लेवल पर नजर नहीं आता है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जब तक ये चीजें नहीं सुधरेंगी, तब तक ये स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। और गिरने का इन द सेंस में हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट ज्यादा करेगा, गिर क्योंकि ऑलरेडी चुका है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज 700 की रेंज के आसपास चलता हुआ नजर आएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कह रहा, बाकी चीजें मैं आपको फैक्ट बेसिस पर बता रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था कि इन्वेस्टर्स क्या करें, बाई सेल या फिर होल्ड, क्या करना है इन्वेस्टर्स को। तो देखिए, मैं कहूंगा कि जिनके पास ये स्टॉक पहले से, वो उसे होल्ड कर सकते हैं, अगर उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की नीड नहीं है। लेकिन अगर उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की नीड हो, कह रहे हैं अब क्या करें भैया, मतलब बहुत पैसे की जरूरत है तो कोई और बेचे, क्या करें, तो मैं कहूंगा कि हाँ, फिर आप सेल कर सकते हैं टाटा मोटर्स, क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल मुझे इसका बहुत बड़ा स्कोप बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है सच। लेकिन जो अभी सिचुएशन देखकर लग रहा है, हाँ, क्योंकि जो लोग अब बाय करना चाहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। होल्ड वालों को तो बता दिया कि होल्ड करना चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत पैसे की जरूरत है तो आप सेल कर सकते हैं। क्या, लेकिन जो बाई करना चाहते हैं, मैं उन्हें अगर पर्सनली बताऊं तो सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि बाई बिल्कुल नहीं कर सकते इस स्टॉक में, क्योंकि इतनी सारी कमियां मैंने आपको खुद ही गिनाई है ना, इतनी सारी कमियां। तो बाई लायक तो स्टॉक ये लग ही नहीं रहा अभी, हाल फिलहाल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, बाई के लिए, क्योंकि पता नहीं कितना नीचे ये स्टॉक और आकर खड़ा हो जाए। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बता देता हूं कि जब जब कोई स्टॉक, टाटा मोटर्स हो या कोई और स्टॉक हो, बढ़िया स्टॉक हो, वो स्टॉक जब जब लोगों को लगता है कि नहीं अब ये परफॉर्म नहीं करेगा, तब वो मल्टीबैगर बनते हैं और तभी वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं पर्सनल फीलिंग के साथ आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कि बाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्टॉक प्राइस नीचे आ चुका है और स्टॉक बहुत अच्छा है। टाटा मोटर्स कंपनी बिल्कुल खराब नहीं है, आज भी सबसे सस्ता पीई है इसका, आज भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है टाटा मोटर्स, और अभी भी मार्केट शेयर इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो मुझे बहुत फैसिनेट करता है ये स्टॉक, और मुझे पर्सनली लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो बाई नहीं करना चाहिए अभी। लेकिन अगर आप अपनी गट फीलिंग पर जाएं और पर्सनली सोचें कि स्टॉक अच्छा है या बुरा, तो स्टॉक बहुत अच्छा है, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत नीचे आकर खड़ा हो चुका है, यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन है, और अगर आप फैक्ट्स बेसिस पर जाएंगे तो अभी आप बाई नहीं कर सकते, आपको बाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की हमने बात की थी, तो पहला सपोर्ट इसे मिल रहा है 655 के आसपास। ठीक है, 655 पे इसका एक ठीक ठाक सा मेजर सपोर्ट है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 637 पर, अगर 655 के टूटता है 637 पर इसे सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट अगर थर्ड की बात करें नेक्स्ट सपोर्ट की, तो 617 पर इसे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अब अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें कहां तक ऊपर जाएगा, तो कहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, कि किसे तोड़ना इसके लिए जरूरी है, तो पहला लेवल निकल कर आ रहा है 696 का। ठीक है, मतलब आप अब देखिए, सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 तो आसपास ही होता है, उसी के बीच में है। तो नॉर्मल सी बात है कि रेजिस्टेंस जो है वो पहला 696 पर है, दूसरा 705 रुपए पर है, और तीसरा रेजिस्टेंस है 726 रुपए पर। ठीक, ये सारे ऑलमोस्ट ये क्रॉस कर चुका था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि 742 के आसपास ट्रेड करा, लेकिन वो सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके, मतलब क्योंकि वो सारे सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे ये 696 के ऊपर जाएगा तो 696 के लिए एज अ सपोर्ट वर्क करने लगेगा। ठीक, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। तो इन लेवल्स पर अगर आप सपोर्ट 3 के आसपास पहुंचे, यानी कि 617 के आसपास, तो आपको हैवी क्वांटिटी में बाई करना है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं आपके साथ पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो आप मेरे एनालिसिस के बेसिस पर, मेरे कहने के बेसिस पर बाई या सेल की कॉल नहीं ले सकते हैं। अगर आप अपनी फाइनल कॉल ले रहे हैं बाई या सेल की, तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर लेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीजें बता रहा हूं, जो भी चीजें कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक, तो पर्सनली बताऊं, सपोर्ट 3 अगर मुझे लगता है कि 617 के नीचे आता है स्टॉक, तो आपको आराम से भर सकते हैं आप लोग।
इससे बेहतर प्राइस आपको नहीं मिलेगा। 600 के आसपास अगर टाटा मोटर्स मिल रहा है तो लेना चाहिए वो स्टॉक, मेरे हिसाब से लेने में कोई बुरा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू की मैंने बात करी। शॉर्ट टर्म व्यू की अगर सबसे पहले बात करें तो अभी तो बिल्कुल अच्छाई सबसे ज्यादा यही है कि बहुत सारी इसमें देखिए प्रॉब्लम नजर आ रही, तो इस स्टॉक से दूर रहने में काफी ज्यादा अच्छाई होने वाली है। पर्सनली मैं कहूंगा कि बाय की सलाह तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न नहीं दे सकता शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको 10-15% रिटर्न मिल जाए, क्योंकि जब 3-4-5 दिन में गिर सकता है 9%, तो उठ भी सकता है 9-10%, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, अभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तो शॉर्ट टर्म व्यू मुझे पसंद लगता है कि आपको स्टॉक से दूर रहने में भलाई है। अगर 7-8-10% उठ भी रहा है तो इसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, सही समय पर एंट्री लीजिए ना, अच्छे लेवल्स पर एंट्री लीजिए। ठीक है, अभी रिस्क बहुत ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में तो मैं एंट्री की सलाह नहीं दूंगा। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको जरूर मैं सलाह दूंगा कि जब अपना ये ऑल टाइम हाई 1179 जो इसका है वो जब ये काट दे, इसके बाद आप लोग दिल खोलकर एंट्री लीजिए आराम से, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई काटता है बहुत दिन कंसोलिडेशन के बाद तो सारे स्टॉक 50%, 60%, 70%, 90%, 100% के रिटर्न्स देते हैं। इस वजह से मैं कहूंगा अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है आप, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, तो आप 1179 के बाद ही एंट्री लीजिएगा। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म व्यू वालों के लिए मैं बता देता हूं कि लॉन्ग टर्म जिनका व्यू है, जो सोच रहे हैं कि नहीं हम तो लॉन्ग टर्म 8-10 सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि टाटा मोटर्स एक बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे सस्ता स्टॉक है। ऑलरेडी डेप्ट बहुत ज्यादा कम है, ऑलरेडी डेप्ट क्लियर करने की बातें चल रही हैं कि ये लोग डेप्ट अपना खत्म करना चाहते हैं, तो डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर हम लोग बात करें तो ईवी में मार्केट शेयर अभी काफी ज्यादा है, होल्ड करता हुआ 40% के आसपास मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, और ईवी का कन्वर्जन रेट भी काफी ज्यादा फास्ट है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है ईवी को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितनी तेजी से कन्वर्जन होगा हमारे देश में उतना ज्यादा फायदा होने वाला है टाटा मोटर्स को। तो मुझे पर्सनली लगता है कि लॉन्ग टर्म में, और बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई है ना, क्योंकि हमेशा ट्रंप नहीं रहने वाले, हमेशा टैरिफ इतना इंपोज नहीं होगा उनके ऊपर, हमेशा चाइना से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी निकलकर। ठीक है, तो सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म व्यू में, क्योंकि आपको पता है टारगेट प्राइस तो ब्रोकरेज फर्म्स यूं बदलते हैं, एक अच्छा आएगा, एक अच्छा रिजल्ट और टारगेट प्राइस चेंज, और कितने खतरनाक टारगेट प्राइस आते हैं ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग टर्म विजन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टाटा मोटर्स का, कोई खराबी नहीं लग रही है, और ईवी में आज भी सबसे ऊपर है टाटा मोटर्स, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप मैं कहूंगा। इन्वेस्टर्स को कभी भी धोखा नहीं देने वाला ग्रुप है ये, अच्छा खासा ग्रुप है। और इन्वेस्टर्स के अगर मैं आपको बताऊं एजीएम में, तो टाटा मोटर्स ने ये कहा था कि जेएलआर सेगमेंट हो या कॉमर्शियल व्हीकल, सारी चीजें सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। और खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर तक इनकी तरफ से जो आई है न्यूज वो निकलकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, वो दिसंबर तक जो कॉमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स का जो डीमर्जर हो रहा था वो भी होने वाला है, जिसका फायदा आपको मिलेगा कि अब आपके पास दो स्टॉक हो जाएंगे टाटा मोटर्स के, एक सीवी का एक पीवी का। तो अगर पैसेंजर व्हीकल्स ग्रोथ करेगा तब भी आपकी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, और अगर कॉमर्शियल व्हीकल ग्रोथ करेगी तब भी आपकी ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। तो इस वजह से मुझे पसंद लगता है कि टाटा मोटर्स में अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो भी चीजें आपको बताई मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से आपसे कहूंगा अब आपको कहीं नहीं जाना बिना वीडियो को लाइक किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक जो होता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, और इसके बाद मैं आपके लिए और ज्यादा अच्छा कंटेंट और ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं। तो आपका इसमें फायदा है और मेरा भी फायदा है, तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं, आईपीओ एनालिसिस करता हूं। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी की सारी न्यूज को कवर करने की कोशिश करता हूं और वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं। तो अगर आप सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मेरे थ्रू रेगुलर बेसिस पर चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।